काले अंधेरे के बीच में एक आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। सावधान सावधान सावधान। आज मौसम विभाग ने बताया है कि तवांग शहर के पास बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि वो अपने घर और बाहर के सभी कामों को जल्द से पूरा करें। इस तूफान का असर बहुत दिनों तक हो सकता है। इससे पहले कि रेडियो कुछ और बोल पाता, उसके सामने बैठे वॉचमैन ने एक झटके में उसको बंद करते हुए कहा, क्या यार, रोज का यही ड्रामा है। अरे बंद करो इसको। इससे पहले कि वो अपने जगह पर वापस आकर बैठ पाता, एक और शोर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो उस शोर की तरफ भागते हुए अपने मन में बुदबुदाया, लगता है शिकार फंस गया जाल में। भगवान ही बचाया बारह को। मुझे छोड़ दो। देखो, मेरी बात को अच्छे से सुनो। जैसा जैसा तुम लोग समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यार हाथ हाथ हटाकर बात करो ना। तुम लोगों को हो क्या गया है? मेरी बात सुनो प्लीज। देखिए, मुझे फंसाया जा रहा है। ये लड़की नाटक कर रही है। अरे हम बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं रुको, नहीं, मुझे मत मारो। अचानक से कुछ लड़कों के झुंड ने एक लड़के को मारना शुरू कर दिया। वो लड़का आरव था। आरव हर बार यही कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, मगर कोई उसकी बात को सुनने वाला ही नहीं था। कोई उसको लात से मार रहा था तो कोई उसको हाथों से उसके अंजाम तक ले जाने को तैयार थे। हर गुजरते पल के साथ हमला करने वालों की वहशत बढ़ते जा रही थी। वो लोग उसको मारने के साथ साथ पास की दीवारों पर भी उठाकर फेंक रहे थे। देखते ही देखते लड़ाई की जगह पर खून के धब्बे बन गए। ये आरव का खून था जो उसके जख्मों को बयान कर रहा था। एक इंसान को 6 लोग मिलकर मार रहे थे। कुछ मिनट के अंदर ही आरव जमीन पर गिर गया। उसके शरीर ने अब जवाब दे दिया था। दर्द और आश्चर्य ने उसकी जबान को बंद कर दिया, मगर उसकी आंखें दर्द में चीख रही थी। वो जैसे ही नीचे गिरा, हमला करने वालों में से एक लड़के ने पास में रखे गार्डन टूल से आरव के गर्दन पर वार किया। ऐसा करते ही आरव दर्द से तड़प उठा। वो अपने गले को पकड़कर जमीन पर झटपटा रहा था। गले में चोट के कारण अब वो बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद उसी टूल से बारी बारी सब ने मिलकर आरव को बहुत मारा। इतने में एक आदमी अंधेरे में भागता हुआ उनके पास आया और हमला करने वालों को रोकते हुए बोला, अरे आप लोग हमारी नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? अरे देखिए इसको, ये ऐसे भी मर चुका है। अब मेरी बात मानिए और इसको बाहर फेंक दीजिए। ये वही वॉचमैन था जिसको आरव की चीखने की आवाज आई थी। इतना कहने के साथ वॉचमैन ने अधमरे पड़े आरव को अपने टॉर्च से देखा और डर गया। मार खाकर वो बेहोश हो गया था। आरव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वॉचमैन ने फिर से हमला करने वालों को घबराते हुए कहा, अरे कितना ज्यादा मारा है, अरे जल्दी कीजिए, ये यहाँ पर मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद सबसे नजरें बचाकर उन लड़कों ने आरव को स्कूल कंपाउंड से बाहर कुछ दूर पर फेंक दिया। आरव को जिस तरह से घसीटकर बाहर किया गया था, उससे एक बात साफ थी कि हमला करने वाले आरव को बहुत ज्यादा नापसंद करते थे। बाहर बहुत मोटी बर्फ की चादर सड़क पर फैली हुई थी। तवांग शहर ने शुरुआती वसंत से पहले आखिरी भारी बर्फबारी को देखा था। सफेद तितलियों की तरह आसमान में उड़ते बर्फ के गुच्छे शहर को ढक रहे थे। इन सब के बीच आरव को यहाँ की सर्द हवा चाकू की तरह अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो अब समझ गया था कि उसको स्कूल से कहीं दूर फेंक दिया गया था। स्कूल से कुछ दूरी पर जो सड़क राजधानी को जाती है, आरव उस सड़क पर अधमरा पड़ा हुआ था। बर्फ की ठंडक जब उसके शरीर को जलाने लगी, तब उसको एहसास हुआ कि वो अभी जिंदा है। उसको देख के लग रहा था कि वो अपने शरीर के आखिरी जान से कोशिश कर रहा है कि वो आगे की तरफ बढ़ जाए, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। सड़क पर गिरी बर्फ ने उसका काम और ज्यादा मुश्किल कर दिया था। घायल आरव को उसके जख्मों ने बर्फ की मोटी परत में फंसा दिया था।
उसके शरीर से खून बहकर जमते जा रहा था। उसको कोई भी देख के कह सकता था कि वो अपने आखिरी समय के सांसों को महसूस कर रहा है। आरव की उम्र लगभग 16 या 17 साल के बीच थी। जितने जख्म उसको आज मिले थे, उतनी तो उसने सर्दियां भी नहीं देखी थी। अचानक से उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा था। उसका दिमाग अभी उसके बस में नहीं था। बर्फ में किसी के चलने की आवाज शांत रात को परेशान कर रही थी। आसमान में चमकती बिजली के बीच उसको बस किसी के पैर नजर आ रहे थे। वो अपने सर को उठाकर देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन आया है, मगर अपने जख्मों के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। कुछ पल बाद जब बिजली के चमकने से उसकी नजर सामने वाले के बूट पर गई, तो वो अंदर से मुस्कुराया। उसके बाद अपने अंदर की सारी ताकत को जमा करते हुए उसने बोलना शुरू किया। मैं मैं जानता था कि तुम आओगी, हाँ, लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। मैंने ऐसा क्या किया था? बताओ क्या किया था? सुमायरा, मुझे जवाब दो सुमायरा। बात करते करते आरव को लगा जैसे कि वो दो पैर उससे दूर जा रहे थे। उसने अपनी आवाज तेज करके बोलना चाहा, मगर उसके मुंह से गिरते खून और गले की चोट ने उसको रोक दिया। हल्के से खून को थूकने के बाद आरव ने फिर से कहा, रुको सुमायरा, मुझे तुम्हारी जरूरत। सुमायरा, रुक जाओ, रुक जाओ। हर गुजरते पल के साथ आरव की नजर कमजोर पड़ती जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उन पैरों को पीछे हटने से कैसे रोके। आखिर में जब उसको कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपने शरीर की आखिरी ताकत के हिस्से को निचोड़कर चिल्लाते हुए कहा, सुमायरा। इस नाम के साथ जैसे ही आरव की आंख खुली, तो उसने पाया कि वो नींद से जागा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आरव अभी भी सुमायरा के होने या ना होने के बीच फंसा हुआ था। कुछ देर तक अपने सांसों को संभालने के बाद आरव का ध्यान बाहर से आते मंत्रों के तरफ गया। सामने खुली खिड़की से उसको जितना दिख रहा था, उस हिसाब से वो किसी ऊंचे जगह पर था, शायद से किसी पहाड़ी के बीच में। अपने आसपास के माहौल को देखने के बाद उसकी नजर अपने शरीर पर गई। जगह जगह उसको चोट के निशान नजर आ रहे थे, मगर हैरत की बात यह थी कि उसको अब उतना ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसको वो काली रात अभी भी याद थी। उठने के साथ उसको अब इतना समझ आ गया था कि वो किसी अनजान जगह पर था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, अचानक से उस कमरे में एक इंसान आया। वो आदमी देखने में बहुत मजबूत दिख रहा था। हालांकि उसकी उम्र तो बहुत हो गई थी, मगर उसके चाल में बिजली की गति थी। उसने बहुत साधारण से कपड़े पहन रखे थे। आरव का ध्यान जिस बात ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया था, वो थी उस आदमी की दाढ़ी। उस आदमी की दाढ़ी उसके पेट से कुछ ऊपर थी। साथ में उसने सर पर अपने बालों को पीछे करके बांधा था। उसको देख के आरव का मन और ज्यादा सवालों से घिर गया था। उसको अभी भी सब याद था। इन यादों ने उसकी आंखों में दर्द और गुस्से को जमा दिया था। आरव को देख वो आदमी भी इस बात को समझ गया था कि आरव के मन में अभी क्या चल रहा है। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उस आदमी ने कहा, कैसे हो आरव? उम्मीद है कि अब तुमको अच्छा लग रहा होगा। उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर आरव एकदम से चौंक गया। आरव का शरीर जितना नहीं टूटा था, उसका मन उतना टूट गया था। तुम कौन हो? तुमको मेरा नाम कहां से पता चला? और मुझे यहाँ कौन लाया है? आरव ने आंख दिखाते हुए पूछा। तुम्हारे जिस्म पर बने टैटू ने बताया। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं ही तुम्हें लेकर आया हूँ। उस आदमी ने कहा, हाँ आप सही हो, पर आप है कौन और ये कौन सी जगह है? आरव ने अपने बिस्तर पर बैठे हुए ही कहा। उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थी। मेरा नाम है ओजस। हाँ, इस जगह को मेरे हिसाब से तवांग कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तुम अभी शहर से दूर पहाड़ियों के बीच हो। उस आदमी ने आरव को पानी देते हुए कहा, आपकी मदद के लिए शुक्रिया,
मगर आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब जिंदगी के लिए कुछ है। आरव ने दुखी होकर कहा। अब उसका मन आश्चर्य से ज्यादा दुख में घिर गया था। उसको उस रात की बातें याद आ रही थी। बच्चे, जैसी चोट तुमको आई थी, मुझे समझ आ गया था कि तुमको किसी ऐसे इंसान ने मारा है जिसको इंसानी शरीर के बनावट के बारे में सब पता है। तुमको मारकर अपाहिज बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। गुरु ओजस ने कहा। मैं ठीक कैसे हुआ? मेरे जख्म कैसे इतने जल्दी भर गए? आरव ने पूछा। उसको समझ नहीं आया कि गुरु ओजस किस बारे में बात कर रहे थे। लड़के, जब तुम मुझे मिले तो तुम मौत के दरवाजे पर खड़े थे। तुम्हारे मुंह के कोने से खून टपक रहा था। बर्फ में तुम्हारे शरीर से ज्यादा लंबी आपके खून की धार थी। तुम्हारे शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट गई थी और यहाँ तक कि हैमस्ट्रिंग्स भी टूट गए थे। गुरु ओजस ने आरव के सवाल का मजाक बनाते हुए कहा। कितना अच्छा होता कि आपने मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता। क्यों बचाया ऐसी जिंदगी को जो बर्बाद हो चुकी है? आरव ने सवाल किया। उसके सवाल में उसका दर्द बयान हो रहा था। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किस चीज के लिए बने हो। आरव, शायद तुमको मेरी बात अजीब लगे, मगर तुम क्या हो ये तुम अभी नहीं जानते। तुमको दुनिया जीतनी है मेरे बच्चे। अपने नियति को समझो। गुरु ओजस ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मेरे साथ क्या हुआ है, सो प्लीज नाटक मत कीजिए। आरव ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हारे दादाजी इस शहर के सबसे बड़े फाइटर थे। उनके बाद से तुम्हारे परिवार में कोई भी उस लेवल का नहीं हुआ। तुम्हारे पिता को आज भी ये बात चुभती है। इसी कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हें इंपीरियल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में भेजा और अब तुम यहाँ खुद को खोकर आए हो। ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट आरव को परेशान कर रही थी। आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हो और मेरे बारे में कैसे पता है आपको? भले आपको पता भी हो, मगर मुझ पर जो दाग लगे हैं उसमें आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। आरव ने निराशा से कहा। अपने कल को बेहतर करने के लिए अपने गुजरे हुए कल से सीखना जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। मैं सिर्फ हाथ बढ़ा सकता हूँ, मगर उठाना तुमको खुद है। इतना सुनने के बाद आरव बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, ओजस ने फिर से कहा। जिन लोगों ने तुमको यहाँ पहुंचा दिया, उनसे मिलकर हिसाब नहीं लोगे अपने जख्मों का? ओजस के इन शब्दों के बाद आरव कुछ नहीं कह पाया। इस वक्त आरव को लग रहा था जैसे वो दो दुनिया के बीच खड़ा था। दुनिया जीतने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। इतना कहते हुए ओजस उस कमरे से बाहर चले गए थे। आरव बस उन्हें देखे जा रहा था। क्या रिश्ता है आरव का गुरु ओजस से? आरव को किसने और क्यों मारा था? क्या है आरव के जीवन का राज? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। गुरु ओजस के जाने के बाद अब आरव अपनी सोच में डूब गया था। ओजस भी इस बात को समझ रहे थे कि आरव को अभी आराम की जरूरत थी। अपने मठ से बाहर निकलते हुए उन्होंने खुद से कहा। मैं जानता हूँ आरव कि तुम अभी खुद में टूटे हुए हो, अभी बहुत अंधेरे में हो, लेकिन तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम रोशनी हो। अंधेरे से लड़ना तुम्हारा काम है, ना कि उसमें खुद खो जाना। साथ ही ओजस इस बात को भी समझते थे कि उसके शरीर पर जितने गहरे घाव नहीं थे, उससे ज्यादा गहरे घाव उसके मन पर लगे थे। उसकी जिंदगी अचानक से जितनी बदली थी, उतना उसने कभी सोचा नहीं था। सूरज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका मन तो कर रहा था कि वो बाहर जाकर देखे कि ये कैसी जगह है, मगर जिस दुख और अफसोस में वो कैद था, उसके लिए अभी ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कभी कभी अपनी जगह से उठने की कोशिश करता और उठने के बाद फिर से बैठ जाता।
आरव को ऐसा लग रहा था कि उस मठ में ही नहीं, इस दुनिया में ही उसको कैद कर लिया गया था। अपने मन की उलझन के साथ आरव बिस्तर पर फिर से लेट गया। उसका सिर अभी भी भारी लग रहा था। जो कुछ भी अभी ओजस ने कहा था, उन सबको सोचते हुए आरव का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। आरव अपने मन में सोच रहा था, आखिर वो किस तरह की बात कर रहे थे? ऐसी कौन सी पावर है जो मुझे वो देने की बात कर रहे हैं? वो मेरे घर के लोगों को कैसे जानते हैं? बात भी ऐसे कर रहा था कि जैसे हर रोज मेरे दादाजी के साथ शाम की चाय पीने आता था। मुझे तो ये आदमी या तो पागल लगता है और या तो बहरूपिया। हो सकता है कि ये मुझे यहाँ पर बचाकर कहीं बेचने लाया हो। हाँ, आजकल अखबार में भी मानव तस्करी की बहुत सी खबरें आ रही है। समझ नहीं आता है कि क्या करूं। हाँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। जैसा कि इस बूढ़े आदमी ने बताया है, मैं शहर से ज्यादा दूर नहीं हूँ। हाँ, आरव सोच क्या रहा है? ये तेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आरव की बातों से लग रहा था कि उसको गुरु ओजस की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उन पावर को देखने में जिसके बारे में ओजस ने उसको बताया था। वो अपने बिस्तर पर पड़े पड़े यही सब सोच रहा था कि अचानक से उसको कुछ याद आ गया और वो फटाक से बिस्तर पर बैठ गया। अपने दिमाग में उठते तकलीफ के सैलाब के बीच उसकी नजर अपने बाएं हाथ के एक जख्म पर गई। एक हल्की सी सूरज की किरण उस जख्म को और ज्यादा भयानक दिखा रही थी। उस जख्म को देखते हुए आरव के आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद जैसे उसको अपने दोस्तों के नाम याद आते गए, वो दर्द से उठकर गुस्से से अपने जख्म को कुरेदने लगा। उसका जख्म फिर से हरा हो गया। वो कहता रहा, बहुत गहरा है ये जख्म, कैसे भरेगा? सुमायरा, मैं इसको भरने नहीं दूंगा सुमायरा। वही दूसरी तरफ सुबह सुबह स्कूल के अंदर सुमायरा नाम की गूंज स्कूल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। कोई सुमायरा के नाम को लगातार पुकार रहा था। ये कोई और नहीं, रुद्रिक था। एक लड़का यही नाम पुकारते हुए एक लड़की का पीछा कर रहा था। सुमायर सुमायरा, कहाँ रहती हो यार? कितना आवाज लगाई मैंने, मगर तुम हो कि कुछ सुनती ही नहीं हो। रुद्रिक ने सुमायरा को रोकते हुए कहा। सुमायरा को रुद्रिक बहुत देर से आवाज दे रहा था। स्कूल में सुबह का पहला सेशन खत्म हो गया था। लंच ब्रेक में स्कूल के सभी बच्चे बाहर आकर सुनहरी धूप का मजा उठा रहे थे। कहीं कोई अकेले तो कहीं कोई ग्रुप के साथ बैठा हुआ एंजॉय कर रहा था। मगर स्कूल के सभी लोगों में एक बात की ही चर्चा हो रही थी, आखिर आरव रातों रात गायब कहाँ हो गया? सुमायरा भी इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए कि उसको आरव का नाम न सुनना पड़े। साथ में सुमायरा इस बात को भी नोटिस कर रही थी कि जब भी वो कहीं से गुजरती थी, उसके आसपास के लोग उसको और आरव को लेकर बात करना शुरू कर देते थे। इन्हीं कारणों से सुमायरा रुद्रिक के आवाज को सुनते हुए भी अनसुना कर रही थी। जब वो स्कूल के कुछ बाहर आ गई, तो उसने रुद्रिक को फटकार लगाते हुए कहा, अपने दिमाग का इलाज करो और अगर नहीं कर सकते हो तो दफा हो जाओ। अरे गुस्सा मत करो, रिलैक्स। इतनी नाराजगी क्यों? हाँ, मैं नॉर्मली बात करने आया हूँ। रुद्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। एक तो स्कूल में सब तरह तरह की बातें। खैर छोड़ो और जल्दी बताओ क्या बात है? सुमायरा ने परेशान होते हुए कहा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो कुछ बोलते हुए रुक गई थी। मैं समझता हूँ कि स्कूल में क्या हो रहा है, मगर तुमने जो किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कम ऑन यार, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लोगों का क्या है, वो तो बात करते ही रहते हैं, उनको बस टॉपिक चाहिए। रुद्रिक ने स्टाइल मारते हुए कहा।
मेरे पास फालतू के बकवास का वक्त नहीं है। मुझे कंपटीशन पर फोकस करना है और एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना है। सुमायरा ने अपने प्लान को समझाते हुए कहा। वो रुद्रिक से बात नहीं करना चाहती थी, मगर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आरव के जाने के बाद से जो कुछ स्कूल में हो रहा है मुझे पता है, लेकिन वो यही डिजर्व करता था, तो उसको वही मिला। मैं बस तुम्हारा थैंक्स करने के लिए आया हूँ। उस रात तुम्हारी मदद के बिना ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। रुद्रिक की इस बात पर सुमायरा ने उसको गुस्से में देखा। उसकी आंखें रुद्रिक को ये बताने के लिए काफी थी कि वो जरूरत से ज्यादा बोल रहा था। इससे पहले कि रुद्रिक सुमायरा से आगे बात करता, अचानक से रुद्रिक का दोस्त उत्कर्ष वहां आ गया और रुद्रिक को बताया कि प्रोफेसर गौतम ने उसको और बाकी के क्लासमेट्स को बुलाया है। जब तक रुद्रिक उत्कर्ष से बात करता, तब तक सुमायरा वहां से जा चुकी थी। रुद्रिक को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन अभी उसको प्रोफेसर से मिलना था, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि रुद्रिक के दोस्त उत्कर्ष ने कहा था, वो सभी लोग जल्दी से अपने दोस्तों के साथ प्रोफेसर गौतम के कमरे में चले गए। प्रोफेसर गौतम स्कूल के प्रिंसिपल थे। वो इस स्कूल को पिछले 10 सालों से चला रहे थे। प्रोफेसर गौतम बहुत गुस्सैल स्वभाव के आदमी थे। जब रुद्रिक और उसके कुछ दोस्त अंदर की तरफ गए, तो प्रोफेसर अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर सामने की पहाड़ियों को देख रहे थे। कमरे में बहुत सन्नाटा था। रुद्रिक ने प्रोफेसर से अंदर आने की इजाजत मांगी और अंदर आ गया। सभी के चेहरे पर डर दिख रहा था। मुझे मालूम हुआ कि आरव का कोई पता नहीं चल रहा है। 10 दिन होने को आ रहे हैं, क्या ये सही है? प्रोफेसर गौतम की भारी आवाज सन्नाटे को चीरते हुए कमरे में फैल गई। जी, हमने बहुत कोशिश की पता लगाने की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, रुद्रिक ने आगे आते हुए कहा। पहले तो यकीन करना मुश्किल है कि आरव ने ऐसा कुछ खैर ठीक है, मैंने उसका सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया है। उस रात जब ये सब हुआ तो मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब मैं हूँ। इस बात का ध्यान रहे। आरव के कारण अब कोई तमाशा नहीं होना चाहिए स्कूल में। प्रोफेसर ने आराम से सबको समझाते हुए कहा। नहीं होगा, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, रुद्रिक ने सर नीचे करके कहा। उस रात तुम लोगों ने सच में आरव को ज्यादा नहीं मारा था ना? प्रोफेसर ने पूछा। उनको अभी भी यकीन नहीं था कि आरव ऐसा कैसे कर सकता है। नहीं मास्टर, वो हमारा दोस्त था। हमने उसको जब समझाने की कोशिश की तो उल्टा उसने मुझे मारा, और बाद में जब मैंने सेल्फ डिफेंस में ना चालू किया तो वो बाहर की तरफ भाग गया। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं पता है, रुद्रिक ने भोले बनते हुए कहा। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो और सब अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करो। इतना कहते ही सब स्टूडेंट बाहर की तरफ चले गए। प्रोफेसर को अभी भी लग रहा था कि स्कूल के बच्चे उनको आधा सच बता रहे थे, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। प्रोफेसर गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि आरव के पेरेंट्स ने अभी तक उनके लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया था। उस लेटर में साफ लिखा था कि आरव के बुरे काम के कारण से उसको स्कूल से बाहर किया जा रहा है। दिन अपने रफ्तार से गुजरते हुए शाम के गलियारे तक आ गया था। पहाड़ पर आरव ने बहुत गहरी नींद में सोने के बाद भूख महसूस की थी। जब वो सोकर उठा तो उसको ओजस कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने कुछ देर इंतजार किया, मगर जब ओजस नहीं आए तो उसने मठ के बाहर आने का फैसला किया। धीरे धीरे वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जब वो बाहर आया तो उसने पाया कि वहां पर कोई नहीं था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आरव के सामने एक सादा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसको पहाड़ से काट कर बनाया गया था। वो जब कुछ और आगे आया तो वो डर गया। उसने देखा कि ओजस कुछ एक पत्थर के पिलर्स के बीच में बैठे हुए हैं और उनके शरीर के पास से कुछ अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। आरव को पहले तो अजीब लगा, मगर बाद में वो खुद को रोक न सका। उसका मन कर रहा था कि वो ओजस को नजदीक से जाकर देखे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने ओजस को देखने के चक्कर में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसका शरीर अभी कमजोर था।
कुछ कदम आगे आने के बाद वो फिसल कर नीचे लुढ़क कर गिर गया। लुढ़कता हुआ वो नीचे ओजस के सामने आ गया था। ओजस अभी भी अपने ध्यान में थे। आरव उनको देख के गुस्सा हो रहा था कि वो उनके कारण ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया और इस समय तक ओजस ने उसको कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। आरव ने अभी इस बात का ध्यान नहीं दिया था कि उसके ऊपर के आसमान में क्या हो रहा है। जब आरव की नजर ऊपर गई तो उसने पाया कि कुछ आसमान का हिस्सा अलग तरह का दिख रहा था। वहां पर आसमान सफेद नहीं बल्कि नीला और बैंगनी रंग का हो गया था। अब आरव को सच में डर लग रहा था। इससे पहले कि आरव को कुछ समझ आता, अचानक से ओजस ने अपनी आंखें खोली और आरव के ऊपर उस नीली बैंगनी आसमान से एक शक्ति की रोशनी गिरने लगी। ओजस के आंखों का रंग भी वैसे ही नीला और बैंगनी हो गया था। आरव को पहले तो अच्छा लगा, मगर कुछ सेकंड्स के बाद उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वो दर्द में तड़पने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आरव का शरीर उस शक्ति को अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या हुआ था आरव के साथ स्कूल में? आखिर ये किस तरह की शक्ति थी जिसको आरव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? क्या ओजस आरव को उसके मंजिल की तरफ ले जा सकेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।